हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसन गेट अकेडमी। और आज हम लोग देखने वाले हैं एनालिसिस ऑफ लोड का पार्ट 3। तो अभी तक के जो लेसन थी उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट लोड्स कैसे होते हैं। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे, राइट। तो इस पोर्शन में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, एप्लीकेशन देखने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब पता तो चले कि जितना हमने आज तक के लेक्चर में पढ़ा, इससे पहले की जितने भी क्लासेस अटेंड की, तो उसका क्या यूटिलाइजेशन है और किस तरह वो हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक है। तो इसको इसको करेंगे हम लोग, और धीरे धीरे करके इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और एक एक करके पूरा टॉपिक हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि जो लोड है उसके वजह से क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर ये देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, है ना। आइए, देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं और उसके बाद तय करना है कि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट गेट 2021 में आए हुए हैं, तो क्या आप इनको बना पाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए। गुड इवनिंग निखिल। इस क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि जो अभी तक हमने पढ़ा वो कितना हेल्पफुल है और कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। चलिए आइए फटाफट। क्वेश्चन वन, है ना। गेट 21 का क्वेश्चन है। अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपको आया होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कितना इजीली बना सकते हैं। ठीक है। इतना बड़ा सा क्वेश्चन देख के ही आधे लोग क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, जो प्रॉपर एनालिसिस करके स्टडी नहीं करते। अगर आप एनालिसिस करके स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी हो जाता है ना। गुड इवनिंग आशीष। चलिए इस क्वेश्चन को रीड करिए और उसके बाद देखिए कि क्या ये क्वेश्चन रियली डिफिकल्ट है। ठीक है। क्या बोल रहा है, मैं आपके साथ रीड करता हूं। अ प्रिज्मेटिक सॉलिड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर d इज बेंट इनटू एन ऑफसेट s इक्वल्स टू d एज शोन, है ना, जैसा फिगर में शो किया हुआ है। द रॉड इज फर्दर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड p, इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड p if the maximum longitudinal stress at a section AB in the rod with offset is n times the longitudinal stress in the straight rod। ठीक है। मीन्स अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ पर स्ट्रेस कैलकुलेट करें, फर्स्ट वाले कंडीशन में सिग्मा है, तो सेकंड वाले कंडीशन पे क्या हो जाएगा, वो n टाइम्स सिग्मा हो जाएगा, है ना। ही इज जस्ट आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ दिस n। n की क्या वैल्यू होगी ही इज आस्किंग। ठीक है। एंड n इज अ इंटीजर, वो पहले से बता दिया है। ठीक है। अगर डेसिपल में भी आता है आपको इंटीजर ही पुट करना है। इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को बताइए आपसे बनता है क्या। इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखिए। ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर देखें तो बहुत लिटरली बहुत आसान क्वेश्चन। अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं बच्चों, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एक प्रिज्मेटिक रॉड है। हाँ बोलो हाँ। कि ये प्रिज्मेटिक रॉड है जिसमें ये लोड लगा है। अगर आपने लोड पहचान लिया तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पे ही लग रहा है, ये प्योर एक्सियल लोड है। इसके वजह से कौन सा स्ट्रेस आता है सर, केवल और केवल एक्सियल स्ट्रेस आता है। अगर आप एक्सियल स्ट्रेस निकालने जाओगे तो सर पी बाई एरिया लिखोगे, तो एरिया को हम लिख सकते हैं पाई बाई 4d², तो 4p अपॉन पाई d²। ये हो गया इसका क्या, एक्सियल स्ट्रेस। क्लियर। ये आपको एक्सियल स्ट्रेस देखने को मिल गया यहाँ पे। फर्स्ट वाला काम खत्म। अब आप समझिए, जब ये ऑफसेट है तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस तो ये रहेगा। ध्यान से देखिएगा, तब आपको आंसर पता चल जाएगा। आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस आपका कुछ ऐसा था, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, यहाँ पर आपको ऑफसेट दिखाई दे रहा है, राइट। ऑफसेट दिखाई दे रहा है। क्लियर, ये वाली बात समझ आ गई कि यहाँ पर ये ऑफसेट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब ऑफसेट कितना है अगर आप देखें तो आपको ये चीज समझ आ जाएगा। अब आपका जो मेंबर है ए बी सेक्शन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। मतलब अभी भी अगर मैं बताऊं, अगर यहाँ पर से भी d/2 डिस्टेंस लोगे तो अभी भी जो ऑफसेट है इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, d। मतलब इसेंट्रिसिटी यहाँ पर कितनी है भाई लोग, d है। अब आप समझो कि ये वाले सेकंड वाले फिगर के लिए किस तरह का लोड है। तो आप बोलोगे सर लोड एनालिसिस से तो ये दिख रहा है, ये जो लोड अप्लाइड है ये पैरेलल है इस मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। तो नाम क्या होगा बताइए, व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस काइंड ऑफ लोडिंग। क्या नाम देते हैं हम लोग इसे, बताइए क्विकली कमेंट बॉक्स में। लोड क्या होगा, नाम क्या होगा बताइए।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। सर इस लोड को हम लोग कहेंगे इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। क्या नाम देंगे इसको? इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया इसेंट्रिक एक्सियल। और इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है तो यहाँ पर कौन कौन सा इफेक्ट आएगा बताइए, सेकंड वाले पे मैं क्या क्या इफेक्ट लिखूं? सर अगर वो इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग है तो दो स्ट्रेसेस आएगा। एक आपका आएगा डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब एक्सियल स्ट्रेस, और दूसरा आएगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस। खत्म। बस आपको ये कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ गया, आप उसको एनालिसिस कर चुके हैं, आप इसका आंसर दे पाएंगे। इजी हो गया। नहीं तो इस क्वेश्चन को लेके आप बैठे रहते, घंटों बैठे रहते, लेकिन आपको अगर लोड नहीं पता, उसके वजह से स्ट्रेस जो आएंगे वो नहीं पता, तो आप इसके एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं इसे आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ, आप भी करते रहिए और मैं भी आपके लिए ये जो हिस्सा है उसे मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सेकंड वाले पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो स्ट्रेसेस आएगी, है ना, इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग की वजह से दो स्ट्रेसेस आएगी। एक आपका आएगा एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा आएगा बेंडिंग स्ट्रेस। नेट स्ट्रेस जो होगा वो क्या होगा? एक्सियल स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है बच्चा पार्टी, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक्सियल स्ट्रेस कैसे निकालोगे? सर वो तो ठीक है, 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, ये हो गया। अब आप जब बेंडिंग स्ट्रेस की बात करते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको ये कई बार बता चुका हूं, बेंडिंग स्ट्रेस होगा m/z। यहां पर अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इसेंट्रिसिटी डी की दी हुई है, राइट? आप समझिए रॉड इस तरह सा है आपका क्वेश्चन, मैं इसे ऐसे बना देता हूं ताकि आपको मैं समझा पाऊं। ये देखिएगा इस तरह से, अगर आप इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि सर ठीक है, ये जो रॉड हमारा ये जो बन रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूं तो इसेंट्रिसिटी यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो डी है। लोड यहाँ पर कितना लगा है? पी लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द मोमेंट? सर इट इज नथिंग बट पी इंटू डी, यही होगा मोमेंट। अब z सोचिएगा, z होता है आपका I/y। I की वैल्यू क्या होती है? π/64 d⁴। y की वैल्यू अगर सर्कल है तो d/2 लेते हैं तो d/2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? π/32 d³। मतलब आप यहाँ पर क्या लिख रहे होते हैं? आप यहाँ पर ये लिख रहे होते p इंटू डी डिवाइडेड बाय क्या? π d³/32। यहाँ डी से डी कैंसिल हो जाता, आपके पास कुछ आंसर आ रहा होता 36p, है ना, अपॉन πd²। और आप उछल के आंसर लिख दिए होते 36, बट यहां पर ध्यान दीजिएगा आंसर 36 नहीं है, आंसर 36 नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, सॉल्व कर लिया, आपके पास नेट स्ट्रेस की वैल्यू 36 आ गई। वो पूछ रहा है पहले के कंपैरिजन में कितना है। अरे तो पहले कितना था वो तो देख लो, पहले था 4p अपॉन πd², ये था पहले। अब ये कितना हो गया? उसका 9 टाइम्स हो गया, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी, ना कि 36। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ ये गलती कर दी थी कि क्वेश्चन, मेरे पढ़ाए हुए बच्चों ने जिन्होंने बाद में एग्जाम के बाद मुझसे डिस्कस किया, तो मैंने उन्हें बताया कि यहाँ 36 नहीं होगा, 9 होगा। और 9 इसलिए होगा क्योंकि वो पूछा है पहले वाले के कंपैरिजन में कितना टाइम्स बढ़ेगा, 9 टाइम्स बढ़ रहा है, राइट? तो आंसर आपको यहाँ डेटा फिलिंग पे देख लो, ये स्क्रीन को अच्छे से देख लो, है ना। मैं क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ, है ना, मैं दोबारा इस पे नहीं आऊंगा, कोई डाउट हो तो पूछना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पूछा है पहले के कंपैरिजन में कितना है। इफ द रॉड इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड P, इफ द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, है ना, एट सेक्शन BB इन द रॉड इज n टाइम्स द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन द स्ट्रेट रॉड, मतलब इसके, तो इसका वैल्यू क्या था? PD अपॉन πd²। इसका कितना आया भाई? इसका अभी आपने कैलकुलेट किया टोटल 36p डिवाइडेड बाई πd²। तो भाई ये कितना टाइम्स है उसके? 9 टाइम्स है। तो कहीं से भी गलती मत करना, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना है, आपको देखना था, यू हैव टू सी दैट हाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट? अगर आपने लोड की एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है बच्चा, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। कैन यू अप्रिशिएट द क्वेश्चन?
राइट, वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन वो आते हैं। ये गेट में एक्सी के पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं गेट 2021 में एक्सी के पेपर का है, एक्सीडी के पेपर का है, राइट, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बनाना था। आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब आप देखिए, आपने इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ा अभी तक, आपने स्ट्रेस को नहीं पढ़ा, बस लोड के पूरे एनालिसिस को अच्छे से समझे, एंड दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। गो फॉर दिस क्वेश्चन अगेन, गो फॉर दिस क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका क्या आंसर होगा। इसका क्या आंसर होगा सोचिए। इसकी भी एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से कर रखी है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये भी गेट का क्वेश्चन है, प्रॉपर गेट 2021 का ही है, एक्सी का। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, क्या आप इस पर क्या अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, राइट। समझिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लोड लगा है, मुझे ये लोड को बी पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो जब भी कभी इसेंट्रिसिटी दिखता है तो मैं क्या करता हूँ, टू इक्वल एंड अपोजिट लोड इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आई विल इंट्रोड्यूस टू इक्वल एंड अपोजिट लोड, दैट इज 40 किलो न्यूटन अपस्टेयर एंड 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड्स, राइट। ठीक है, ये तो करूंगा। तो यहाँ एक बात तो समझ आ गई कि ये वाई एक्सिस अगर ये पॉजिटिव वाई बता रहा है तो अभी हमारा लोड नीचे की ओर लग रहा है 40 किलो न्यूटन, तो ये तो लगेगा ही लगेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वाई एक्सिस पे 40 किलो न्यूटन नेगेटिव वाई एक्सिस। ये वाली बात तो समझ आ गई। अगर नेगेटिव वाई एक्सिस दिख गया तो ए आंसर नहीं हो सकता, सी आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर होगा आपका बी या तो आंसर होगा आपका डी, है ना। ये दोनों आंसर होगा। अब आप यहां पर आपको मोमेंट का डायरेक्शन नहीं भी पता होता तो भी आप क्या कह देते हैं कि आंसर होगा हमारा डी, क्योंकि यहां पर मोमेंट जीरो बोल रहा है, इसमें तो मोमेंट आएगा क्योंकि यहां पर ये फिक्स्ड है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, इस वजह से यहाँ मोमेंट आएगा ही आएगा। और मोमेंट कौन बनाएंगे भाई, ये वाला और ये वाला फोर्स मिलकर मोमेंट बनाएंगे, राइट। और इसकी डायरेक्शन देखनी है तो कैसा है, मैंने बताया इन दोनों की मुंडी पकड़ के घुमा दो, इसकी मुंडी घुमाओ, कैसा घूमेगा, ऐसा, ऐसा घूम रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका यूनिट देखिएगा, अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके यूनिट के हिसाब से अगर वो चले तो कितना होगा, 4000 न्यूटन मीटर है, क्योंकि राइट 4000 न्यूटन मीटर। कैसे हुआ, देखो मोमेंट पे आपने क्या लिखा होगा, 40 किलो न्यूटन, और अगर इसके साथ आप 100 mm करते तो आंसर क्या होता, किलो न्यूटन mm में, राइट, किलो न्यूटन mm में। आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो आप 40 इंटू 10⁻³ करेंगे, और यहाँ एम में कैसे कन्वर्ट करते हैं सर, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। तो अगर आप इस पर काटा पीटी कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा 40 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 4000 न्यूटन मीटर, आंसर हो जाएगा डी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपने बेसिक बहुत तगड़ा रखा है अपना तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता पाएंगे, इसको सॉल्व करके उन्हें दे पाएंगे। क्लियर आया ना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसे क्या करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क मी, अगर अभी कोई भी डाउट है तो आप पूछे, और एल्स वी विल मूव टू द न्यू क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की ओर चलें, है ना, क्लियर है यहाँ तक की बात, आइए। अब देखिए एक क्वेश्चन, अब आप देखिए कि मेरी इच्छा ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं। ये आपका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ध्यान से समझिएगा। ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में मुझे कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं चाहिए, ठीक है।
मुझे कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं चाहिए, है ना, या सॉरी मैं उल्टा बोल गया, मुझे कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए। इस पूरे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन पे मुझे केवल और केवल क्या चाहिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं चाहिए, राइट। आई ओनली नीड अ कंप्रेसिव stress in this case, and I have applied a load here. This is a compressive load, right? It is having some eccentricity from center. Now you have to tell me what will be the maximum distance E. E का maximum distance कितना हो सकता है, so that there is no tensile stress in this circular cross section. I need no tensile stress in this circular section. No tensile stress. Now let's try to see this kind of problem कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है मैं कह देता हूँ यहाँ पर, ये जो डायमीटर है यहाँ पर आप डायमीटर देखेंगे, ये डायमीटर को मैं कह देता हूँ इस क्रॉस सेक्शन का डी डायमीटर, ठीक है बच्चा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। नाउ लोड समझिए, लोड किस तरह का है, सबसे पहले तो आप लोड पहचानिए। सर लोड है इसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग, it is eccentric axial loading, that's clear. Now at the center I'll introduce two loads, one will be outward, another will be inward, right? The inward one will create axial stress, हाँ बोलो हाँ, and the outward one and this load जो लगा हुआ है अप्लाइड लोड है, ये दोनों मिलके एक बेंडिंग कपल करेंगे, राइट, जिस वजह से आपका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। तो अगर आप मुझे यहां पर स्ट्रेस पूछो तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा तरीका देता हूं, जिस तरफ का फाइबर है ना, अब ये बेंड होगा, अब ये सर्कुलर एक कॉलम है, सोचिए सर्कुलर कॉलम है, आपको बस मैं इसका फ्रंट दिखा रहा हूं, है ना, टॉप से आप देख रहे हैं। तो अब मैं दो जगह नाम लिखता हूं, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। अगर आपका क्रॉस सेक्शन जिस फाइबर के पास है उसमें उस तरह का बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, अभी ये कंप्रेसिव लोड है बी के पास है, तो अगर मेरे को लिखना होता, देखिएगा ध्यान से, स्ट्रेस सिग्मा ए पे नेट स्ट्रेस मैं लिखता माइनस सिग्मा ए, क्योंकि वो तो कंप्रेसिव है, लोड कंप्रेसिव है, इस वजह से माइनस आएगा, तो माइनस पी बाई ए के लिए मैंने ये लिखा, प्लस सिग्मा बी। समझ गए ये वाली बात। अगर आप बी पॉइंट पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। सर ऐसा कैसे हो गया, अब आप समझिएगा, जो कपल है वो इसे बेंड करेगा, और बेंडिंग किस तरह होगी, अगर आप इसे देखें तो यहां पर अगर क्रॉस सेक्शन में थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो आपको बेंडिंग कुछ इस तरह से दिखेगा उस फाइबर पे। अब आप इतना बैठ के एग्जाम में इमेजिन नहीं कर सकते, ये आपका पॉइंट मैंने बी लिया हुआ है, ये वाले फाइबर को ए कहा हुआ है। आप यहाँ पर टॉप व्यू से देख रहे थे, राइट, टॉप व्यू से अगर इसे देखोगे, यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर यहां से आपकी आंखें इसे देख रही हैं तो आपको एक सर्कल ही दिखेगा, जो कि ये फिगर में शो कर रहा है। आई थिंक ये वाली बात समझ आ गई होगी। अब आप मुझसे पूछेंगे सर यहाँ पर फर्क क्या पड़ा, क्वेश्चन में ये बोला था नो टेंसाइल स्ट्रेस। देखो बी पॉइंट पे तो कभी टेंसाइल स्ट्रेस आने का चांस नहीं है, लेकिन हाँ ए पॉइंट आपको टेंसाइल स्ट्रेस दे सकता है, दिस कैन गिव यू टेंसाइल स्ट्रेस, दिस कैन गिव यू टेंसाइल स्ट्रेस। तो अपने को तो टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए ही नहीं, तो इसे इक्वेट टू जीरो कर दीजिए, दैट इज जीरो, दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। इज दैट क्लियर, एक बार बताइए, ये वाली बात क्लियर हुई, तब फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए ये वाली बात क्लियर हुई, तब फिर अपन आगे चलते हैं, आगे एनालाइज करके देखते हैं। क्लियर हो गया, यहां पर अगर कोई भी डाउट है तो बताएंगे। क्लियर, अच्छा, तो यहां मैं आगे लिख दूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा ए दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी।
अब सर्कुलर है तो समझिए क्या होगा इसका, सिग्मा ए क्या होगा सर 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर। भाई एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है p बाई एरिया, अभी इससे पहले भी इस प्रॉब्लम में करवाया था। अब अगर आप यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस देखेंगे तो कितना होगा सर p इंटू ई और z, सर बेंडिंग स्ट्रेस होता है m बाई z, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए याद रखिएगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए z की वैल्यू होती है पाई बाई 32 डी क्यूब। हालांकि मैंने इसको आपको अभी डिराइव करके भी दिखाया है लेक्चर में, लेकिन आप इसे दोबारा भी याद रख लीजिएगा। आंसर कितना आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा 32 पाई डी क्यूब। अपने को तो ई की वैल्यू चाहिए थी तो बाकी सब कैंसिल कर दो, है ना। यहां से अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, ध्यान से देखिएगा, ई दैट इज इक्वल्स टू डी बाई 8, ई दैट इज इक्वल्स टू डी बाई 8 आएगा। आ गया। दिस इज द इसेंट्रिसिटी दैट यू विल गेट, डी दैट इज इक्वल्स टू ई दैट इज इक्वल्स टू डी बाई 8। व्हाट डज दैट मीन, ये जो आपने अभी कैलकुलेट किया ना ई इक्वल टू डी बाई 8, ये क्या बता रहा है समझिएगा। ये आपको एक सर्कल बताना चाह रहा है या एक हिस्सा बताना चाह रहा है कि जब तक इसेंट्रिसिटी की वैल्यू डी बाई 2 होगी, सॉरी डी बाई 8 होगी, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, जब तक आपकी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा, जब तक आपकी ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होगी सर डी बाई 8 होगा, वहां तक आपको केवल और केवल क्या मिलेगा, केवल और केवल आपको मिलेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा। ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन कोई मुझे बता सकता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, इसेंट्रिसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी सर। आप इसेंट्रिसिटी मैक्स जो लिख सकते थे वो आप लिख सकते हैं यहां से लेके यहां तक। एंड व्हाट इज दिस वैल्यू ई मैक्स, सर कायदे से लोड को अभी आपने यहां लगाया था, आप उसे यहां भी लगा सकते थे, तो ई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो है डी बाई 2, दैट इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्कल। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये वाली बात भी समझ आ गई कि सर ये तो होगा डी बाई 2, है ना। तो यहीं से हमें यहां पर एक रेशियो पता चलता है, किस चीज का, ध्यान से देखिए, ई और ई मैक्स का अगर मैं रेशियो ले लूं, है ना, मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, व्हाट आई विल हैव, अगर मैं लिखता हूं, देखिए राइट, समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स, ये मेरे पीछे छुप तो नहीं रहा, ओहो पीछे आ गया, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई ई मैक्स अगर मैं लिखता हूं तो दैट विल बी 1/4। क्लियर होगा, ये वाली बात समझ आ गई कि जो भी आपकी इसेंट्रिसिटी होगी, ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब है 1/4 आने का मतलब, अच्छा ये मेरे पीछे पूरा छुप गया है, या छुप गया, ओके लेट मी राइट हियर, मैंने लिखा ई मैक्स, ई दैट इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ई मैक्स, सही है, ये मैंने लिखा, राइट, ई दैट इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ई मैक्स। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्लियर है ना। तो यहां पर आपको ई दैट इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ई मैक्स पता चल गया, है ना, और ई मैक्स की वैल्यू क्या थी, अगेन डी। तो अब आप समझिए यहां पर का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से इसे बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कर रहा हूं, अब आप इसे समझिएगा। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, आप यहां पर अगर देखें तो यहां पर आपको एक सर्कल मिलेगा, राइट, ये सर्कल, राइट, ये सर्कल दिख रहा है, ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इस सर्कुलर पोर्शन में आपका जो भी स्ट्रेस आएगा वो केवल और केवल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, या मैं ये कहूंगा दिस इज अ पोर्शन वेयर यू आर गोइंग टू गेट ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस, और आई विल से देयर इज नो टेंसाइल स्ट्रेस। आर यू गेटिंग मी, क्या मेरी ये बात आपको समझ आ गई कि एट दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन आई एम ओनली गोइंग टू गेट द कंप्रेसिव स्ट्रेस, I'm only going to get compressive stress, and this portion of a column is called as core, इसे क्या कहते हैं,
कोर या कर्नल, राइट, कोर या कर्नल ऑफ सॉलिड सर्कुलर कॉलम, राइट। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोर या कर्नल, ये भी आपको पूछ सकता है। व्हाट इज कोर या कर्नल? इट इज दैट पोर्शन ऑफ अ member or a column, it's that portion of a column which is subjected to compressive stress, or it's that portion of a column where there is no tensile stress. You can write in either of the way कि पूरा का पूरा जो भी स्ट्रेस आ रहा होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा होगा, या आप इसे ऐसा कह दे कि यहां पर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज कोर और कर्नल ऑफ अ सॉलिड सर्कुलर कॉलम। You got my point? Yes or no? Got my point? What is core और kernel? Right? तो यहां पर याद रखिएगा ये रूल कौन सा फॉलो करता है, तो 1/4 रूल फॉलो करता है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ कोर, कोर का एरिया क्या होगा? सर कोर का एरिया 1/16 टाइम्स टोटल एरिया होगा, है ना। अगर मैं ये टोटल एरिया जो था उसको ए कहता तो 1/16 जो होगा वो आपके कोर का एरिया होगा, राइट। आई होप यू कैन कैलकुलेट दैट। बात समझ आ गई? ठीक है, क्लियर ये वाली बात? तो ये दोनों रिलेशनशिप आपको याद होना चाहिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, क्योंकि पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कौन सा रूल फॉलो होता है। तो रूल कौन सा फॉलो होता है? 1/4 रूल। कैसे आया 1/4 रूल? मैंने आपको बताया, ठीक है। इसेंट्रिसिटी के लिए रूल कौन सा फॉलो होता है? 1/4 रूल। क्या होता है कोर या कर्नल? सर इट इज दैट पोर्शन ऑफ अ कॉलम विच इज सब्जेक्टेड टू ओनली कौन सा लोड? कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव लोड, राइट। कंप्रेसिव लोड आएगा तो वही कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, यहां पर कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आता। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। कोर एरिया क्या होगा पर्टिकुलर सॉलिड सर्कुलर कॉलम के लिए? 1/6 ऑफ एक्चुअल एरिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आई थिंक आपको ये याद हो गया होगा और आपको ये बात समझ भी आ गई होगी, राइट। कोर की डेफिनेशन क्लियर है? आप यहां से बता सकते हैं कि ये कितना हिस्सा होगा, दैट इज 1/16 ऑफ द एक्चुअल एरिया। क्लियर? ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई, है ना। और शेप ऑफ कोर भी पूछा जाता है, तो कोर का शेप क्या है? अभी आपको दिख ही रहा है शेप। शेप क्या है? सर्कुलर। तो ये 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। पहला कि रूल कौन सा फॉलो होगा? 1/4 रूल। दूसरा एरिया ऑफ कोर कैसा होगा? तो सर्कुलर होगा, है ना, मतलब किस शेप में होगा? तो सर्कुलर होगा। और कितना होगा? तो 1/16 ऑफ द एक्चुअल एरिया होगा। आई थिंक ये तीनों बात आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तो यार आपने देखा होगा हम जो कॉलम यूज करते हैं स्ट्रक्चर पे वो 3 शेप के होते हैं। कौन कौन से? या तो सर्कुलर होते हैं, या तो रेक्टेंगुलर होते हैं, या तो स्क्वायर होता है। तो चलो ये तीनों के लिए हम लोग इसका कोर समझ लेते हैं और बाकी समझ लेते हैं। सर्कुलर तो हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं रेक्टेंगुलर के लिए भी कैलकुलेट करके देखते हैं। कर लें? सर्कुलर की सारी बातें याद होगी। रूल बताओ मुझे एक बार। 1/4 रूल। एरिया ऑफ कोर कितना होगा? 1/16 ऑफ द एक्चुअल एरिया। और शेप क्या होगा? सर्कुलर शेप होगा। ठीक, आ जाओ। अगर ये वाली बात आपको समझ आ गई तो अब हम लोग सेम प्रोसीजर लेते हैं, सेम एनालिसिस करते हैं। किसके लिए? एक रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम, दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉलम। ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसका ये डिस्टेंस मैं कहता हूं विड्थ बी है, और ये हाइट डेप्थ डी है, राइट। डेप्थ डी है, राइट। यू कैन राइट लाइक दिस। अब आप मेरी बात समझिए, मैंने लोड यहां पर इंट्रोड्यूस किया। अब आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, अगर मैं इसका नामकरण कर दूं ए बी सी डी। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्ट्रेस ऑन फाइबर ए डी,
एडी वाले फाइबर पे कौन सा होगा, तो आप बताएंगे सर एक होगा माइनस सिग्मा ए और दूसरा होगा प्लस सिग्मा, बताइए बी। क्यों प्लस? क्योंकि सर ये एक्स के सबसे पास वाला फाइबर कौन सा है, एसी है। तो जो पास वाला फाइबर होगा उसमें सेम टाइप का बेंडिंग स्ट्रेस आपको लगाना है, बस यही आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपसे कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं फाइबर की बात करूं बीसी की, तो यहां पर क्या होगा, माइनस सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी। क्वेश्चन अगेन सेम है कि कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, कोई भी टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस तो केवल ये दे सकता है, तो इसी को आपको इक्वेट करना है। अगेन व्हेन यू इक्वेट स्ट्रेस ए बी वाले फाइबर पे टू जीरो, इट विल बी सिग्मा ए इक्वल्स टू सिग्मा बी। अब आप यहां पर इसका सिग्मा ए निकालिए, तो आप लिखेंगे सर पी डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज बी इंटू डी। अगर आप इसके लिए लिखते हैं तो सर P इंटू इसेंट्रिसिटी आपको लेनी पड़ेगी भाई साहब, तो इसेंट्रिसिटी अगर आप लेते हैं फ्रेंड्स E, तो P इंटू ई। अब Z क्या होगा, समझा देता हूं एक बार यहां पर Z को। Z जो होता है देखिए I बाई वाई होगा, I बाई वाई होगा, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स भी होगा, आई वाई बाई भी होगा। अगर आपने मेरी लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होगा कि लोड अगर एक्स पे लगा है तो यहाँ पर वाई वाई पे स्ट्रेस होगा। ये वाली बात समझ आ गई, तो यहाँ आपको जेड वाई वाई लेना है। और व्हाट विल बी दैट, सर एक्स एक्स होता है 1/12 बी डी क्यूब, तो वाई वाई क्या होगा सर 1/12 बी बी क्यूब होगा, यही होगा वाई वाई के लिए। और अगर आप इसके लिए दूसरा चेक करेंगे, दूसरी वैल्यूज चेक करेंगे, मतलब z की वैल्यू चेक करेंगे, तो वो आपको लेना पड़ेगा b/2। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ गई होगी आपको, बस आपको सॉल्व कर लेना है, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, आता क्या है हमेशा याद रखना, 1/6 है ना, डी डी स्क्वायर आएगा, ये मैंने लिखा है z वाई वाई। सिमिलरली यहीं से देख के मुझे ये बता दो, आप यहीं अपने कॉपी में भी एंटर कर लेना कि z एक्स एक्स अगर पूछता तो क्या लिखते हैं, 1/6 बी डी स्क्वायर, बी इज द विड्थ, डी इज द डेप्थ। क्लियर हो गया, ये वाली बात छोटी सी है, आई गेस आपको आती भी होगी, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैंने अभी समझा दिया, आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर बी डी स्क्वायर करेंगे, काटा पीटी कर लीजिए दोनों तरफ से। चलिए बताइए क्या आया, इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, देखिए और बताइए इसेंट्रिसिटी क्या आएगी आपकी अभी फिर से। सर इसेंट्रिसिटी आएगी, अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो आपके पास इसेंट्रिसिटी आएगी d/6, यही आई d/6। क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर इसेंट्रिसिटी आपको d/6 मिल गया यहाँ पर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसेंट्रिसिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती थी, तो सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो यहां से लेके यहां तक हो सकती थी, दिस इज द मैक्सिमम ई मैक्स। भाई आप लोड को कहां से शिफ्ट कर सकते हो, ये पॉइंट जीरो है, जीरो से यहां तक ले जा सकते हो पूरे फाइबर तक, है ना। तो आप क्या लिखोगे, ई मैक्स इज वॉट डी बाई, अगर आप सॉरी वो डेप्थ वाइज दिखा रहे हो तो क्या हो जाएगा, d/2 तक हो जाएगा, ये विड्थ की बात हो गई राइट, तो यहाँ d/2 हो गया राइट। तो अगर आप यहाँ पर रेशियो देखोगे या रूल देखोगे, है ना, रूल देखोगे तो आपके पास जो आएगा, है ना, रूल को चेक करना, रूल जो आएगा आपके पास वो आएगा 1/3 रूल, 1/3 रूल आता है राइट, 1/3 रूल आता है। क्लियर हो गया, ये वाली बात भी आपको 1/3 रूल आती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर, ये वाली बात समझ आ गई, डन, 1/3 रूल बन गया। चल आगे बढ़ चलते हैं, 1/3 रूल अगर आपका ये हो गया तो ये आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आपका रूल भी पता चल गया कि 1/3 रूल होता है। बस मैं आपको यहाँ पर इसका शेप बता देता हूँ, क्योंकि इसका शेप नॉर्मल रेक्टेंगल नहीं आएगा, इसका शेप आएगा आपका
इसका अगर आप शेप देखेंगे तो रोम्बस शेप का होगा, कुछ इस तरह। ठीक, तो यहाँ पर कोर का जो शेप आएगा वो क्या शेप रहेगा? रूल वन थर्ड हो गया, शेप जो होगा कोर का वो क्या होगा सर? रोम्बस होगा, रोम्बस होगा। ठीक है, शेप जो होगा वो रोम्बस होगा। और उसमें ये डायगोनल जो ये मतलब साइड जो है इसकी अगर आपको वैल्यू जाननी है तो ये होगी 1/6 रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कोर का एरिया जो होगा, अब आप एक रोम्बस का जानते हैं एरिया क्या होता है? हाफ इंटू डायगोनल्स, हाफ इंटू डायगोनल्स होते हैं। तो अगर आप देखें एरिया क्या लिखेंगे? हाफ इंटू डायगोनल्स, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल कौन कौन से होंगे भाई साहब? अगर आपने इसका नाम दे दिया था ए बी सी डी, मैं नाम दे देता हूँ ई एफ जी एच, राइट? तो ये आपका डायगोनल हो गया। अगर ये डायगोनल्स की वैल्यू देखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ई एफ, सॉरी ई जी एफ एच, है ना? इसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। क्लियर? तो अगर आप लिखना चाहें ऐसे, कितना आता है बताइए निकाल के वैल्यू, फटाफट सोचिए। सर 1/2 ये क्या हो जाएगा सर? एक हो जाएगा आपका d/3, दूसरा हो जाएगा सर आपका b/3। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे AC की वैल्यू, इट इज़ 1/918 b इंटू डी। वॉट इज बी डी? दैट इज द एक्चुअल एरिया। तो एरिया ऑफ कोर क्या हो जाएगा? 1/18 एक्चुअल एरिया। वैसे आपको निकालने कभी नहीं आता, डायरेक्ट ये पूछता है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, शेप कैसा होगा पता होना चाहिए, और एरिया का क्या प्रोपोर्शन होगा ये पता होना चाहिए, और रूल जैसा मैंने आपको बताया, रूल क्या होना चाहिए यहाँ पर? 1/3 रूल है ना? 1/3 रूल। ठीक, ये दोनों बात आपको समझ आ गई होगी, है ना? तो आप कोशिश करिएगा, एक मैं आपको होमवर्क दे जा रहा हूं, आप कोशिश करिएगा और जवाब दीजिएगा मुझे कि स्क्वायर के लिए क्या होगा। अगर मैं एक स्क्वायर बताऊं, सेम एनालिसिस करना है कि वहां पर कोई टेंसाइल ना आए, तो स्क्वायर के लिए क्या होगा एक बार निकाल के देखिए, या तो फटाफट स्क्वायर के लिए देखेंगे, बहुत इजीली आप इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर के लिए। निकालिए और बताइए स्क्वायर के लिए। फिर से मान लीजिए लोड यहीं पर लगा है, स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करिए, पूरा कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या आता है बताइए। जब आप स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे तो मैं फिर से यहाँ पर सारी चीज लिख देता हूँ, रूल जो आएगा वो 1/3 रूल ही आएगा। शेप क्या होगा देखिएगा, निकाल के आप देखिएगा, शेप जो होगा वो भी स्क्वायर होगा ऑन इट्स वर्टेक्स। कोर का शेप क्या है सर? इट इज स्क्वायर ऑन इट्स वर्टेक्स। ठीक है, स्क्वायर ऑन इट्स वर्टेक्स। क्लियर? ये भी स्क्वायर शेप ही है ऑन इट्स वर्टेक्स। ठीक, स्क्वायर ऑन इट्स वर्टेक्स। आई थिंक ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी कि ये होगा स्क्वायर ऑन इट्स वर्टेक्स, स्क्वायर है अपने वर्टेक्स पे। ठीक, ऐसा डायमंड शेप बनता है ना, उसी को आप क्या कह सकते हैं? स्क्वायर वर्टेक्स। ठीक, ये वाली बात क्लियर हो गई। यहाँ पर भी जो आपका एरिया ऑफ कोर होगा वो 1/18 आता है टोटल एरिया के। निकाल के देखिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं, और मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता भी दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग को ये कोर के बारे में इतना जानने की क्या ज़रूरत है? कंक्लूड करता हूँ मैं इस टॉपिक को। तीनों चीज़ के लिए आपने देखा, पहले वाले में 1/16 होता है कोर का एरिया टोटल एरिया के। दूसरे वाले में अगर आप देखेंगे रूल क्या था, उसमें 1/4 रूल था सॉलिड सर्कुलर के लिए। और जो आपका वैल्यू आई थी वो 1/16 आई थी टोटल एरिया के। सेकंड वाले में 1/3 रूल था, एरिया जो आया था वो 1/18 आया था, यहाँ पर भी 1/18 1/3 रूल है। लेकिन यहाँ शेप याद रखिएगा, स्क्वायर शेप का है ऑन इट्स वर्टेक्स। यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, यहाँ तक का थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, है ना? क्वेश्चन ये है कि आप कोर के पीछे इतना क्यों इंटरेस्टेड है? हम लोग
क्यों चाहते हैं। अब आप इस बात को समझिएगा, अगर मैं आपके लिए एक सर्कुलर कॉलम बनाऊं तो मुझे बताइए, कॉलम हम जनरली बनाते हैं कंक्रीट का, है ना, कंक्रीट का बनाते हैं, और जो कंक्रीट होता है वो होता है आपका क्या, ब्रिटल मटेरियल। एंड यू ऑल नो दैट ब्रिटल मटेरियल आर स्ट्रॉन्गर इन कंप्रेशन एंड वीकर इन टेंशन। ब्रिटल मटेरियल टेंसाइल लोड नहीं ले सकते, ब्रिटल मटेरियल कंप्रेसिव लोड अच्छे से ले सकते हैं। क्योंकि ये कंक्रीट का बना होता है हमारा कॉलम, तो हमारी इच्छा ये रहती है कि वो क्या करे, केवल और केवल हम लोग वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लेके आए। लेकिन आपने देखा होगा कि जब आप कॉलम बनाते हैं तो वहां पर आप थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी सरिया कहते हैं, है ना, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी सरिया यूज करते हैं, है ना। तो कंक्रीट के साथ आप यहां पर क्या यूज कर लेते हो, आप लोहा या स्टील जो रहता है, टीएमटी स्टील्स रहता है ना, उसको आप यहां पर यूज करते हो। और अगर आपने देखा होगा तो वो उसे कुछ दूरी पे ही प्लेस करते हैं, ऐसा क्यों। हालांकि वहां उनको, मुझे नहीं पता कि जो कंस्ट्रक्ट वर्कर्स हैं उन्हें ये बात पता होगी कि नहीं, लेकिन हाँ, एज अ इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेंटर रीजन है, ये रीजन बन गया आपका कोर का, और यहाँ पर चूंकि कोई भी कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा नहीं, तो हमें यहाँ पर कंबाइन या एक कंपोजिट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद के एरिया पे टेंसाइल स्ट्रेस आ सकता है, इस एरिया पे टेंसाइल स्ट्रेस आ सकता है, पॉजिटिव स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस आ सकता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर कंबाइंड मटेरियल को यूज करने के लिए, इस वजह से आप उसे स्ट्रेंथन करते हैं, किससे, स्टील से करते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील कहते हैं आप उसे, स्टील को यूज किया जाता है सो दैट यू कैन गेट बोथ द प्रॉपर्टी। क्योंकि आपको पता है जो स्टील है वो माइल्ड, मतलब स्टील जो है वो डक्टाइल मटेरियल है, माइल्ड स्टील मैं कहना चाह रहा था, डक्टाइल मटेरियल है, और अगर वो डक्टाइल मटेरियल है तो डेफिनेटली वो कंप्रेसिव स्ट्रेस के बजाय टेंसाइल स्ट्रेस बहुत बेहतर झेल सकता है। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी, राइट। तो दैट्स वाई वी गो फॉर दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट जब भी आप एक कॉलम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। हम कॉलम वाले चैप्टर को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये एक छोटा सा पोर्शन था कॉलम का, इसेंट्रिक लोडिंग का, जिसे मैंने यहाँ पर डील किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको दिए जा रहा हूं, वाई स्टील इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल स्टील, वाई स्टील इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील को स्ट्रक्चरल स्टील क्यों कहते हैं, ये आपके इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है। वैसे तो मैंने आपको जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि उसे स्ट्रक्चरल स्टील क्यों कहते हैं, और स्टील को ही हम लोग, या स्ट्रक्चरल स्टील को ही हम लोग कॉलम्स के अंदर क्यों इंसर्ट करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया। कल के क्लास में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा, या आप चाहें तो बाद में कमेंट बॉक्स पे लिख के जवाब दे सकते हैं, वाई स्टील इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल स्टील, या हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील को कॉलम के कंस्ट्रक्शन में क्यों यूज करते हैं, ठीक है। यहां तक के में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस कराया उसे देखिए। ये विद दिस आपका पूरा जो लोड एनालिसिस था वो खत्म होता है। अब कल की क्लास से हम लोग प्रॉपर स्ट्रेस चालू करेंगे, चैप्टर 1 से पूरी चीजें समझेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप पूछिए, और यदि किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो बताइए। और एक सर्वे कराया था हमने, जिसमें हमने बात की थी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स उसमें प्रोडक्शन लिख रहे थे, तो पैरेलली हम लोग प्रोडक्शन भी चालू करने वाले हैं। उसकी डिटेल्स आपको हमारे पेज पे मिल जाएगी, और आपके करस्पॉन्डिंग यूट्यूब चैनल्स के पेज में भी मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल के पेज में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रही होगी। अपना ध्यान रखें और रिवाइज करते रहें। थैंक यू क्लास।